ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त के नाम पर बनाई गई है। अगर आप भी अपने नाम पर कहानी सुनना या बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। सोचिए, एक सर्द रात है, चारों ओर घना कोहरा फैला है। जंगल के रास्ते से गुजरती एक नई नवेली दुल्हन, जिसके सामने डर भी है और जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी तेज बुद्धि। ये कहानी है घर आगमन, साहस, समझदारी और उस स्त्री की जो धुंध में भी रास्ता खोज लेती है। अब अपने कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए, आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कहानी को सुनिए। धीरे धीरे आप सपनों की उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां हर शब्द आपको एक नए एहसास से जोड़ देगा। हम नियमित रूप से नई कहानियों के वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। और कमेंट में जरूर लिखें आप कहां से और किस समय ये कहानी देख रहे हैं। हमें आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की रात थी। गांव की गलियों में कोहरे ने ऐसे डेरा डाल रखा था मानो धरती ने चांदी की चादर ओढ़ ली हो। चौपाल के पास जलती अलाव की आंच भी उस धुंध को पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। उसी धुंध के बीच दुल्हन की डोली या कहें अब बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का छोटा सा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किन्नू राजपूत आज पहली बार ब्याह के बाद अपने ससुराल से मायके की ओर घर आगमन के लिए निकल रही थी। ये रस्म कई घरों में होती थी। दुल्हन कुछ दिनों बाद मायके लौटती, फिर वहां से ससुराल की ओर वापस जाती। पर किन्नू के लिए ये यात्रा रस्म से बढ़कर थी। ये उसके भीतर उठते नए जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजने की डगर थी। किन्नू के पास ऊनी शॉल थी, पर फिर भी ठंड उसकी उंगलियों के पोरों तक उतर आई थी। उसने शॉल को कसकर लपेटा और पास बैठे अपने पति की ओर देखा। उसका नाम था वीरेंद्र सिंह। गंभीर आंखें, मितभाषी स्वभाव और चाल में एक शांत सी दृढ़ता। विवाह को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों के बीच अपनापन तो था, पर वो अपनापन अभी शब्दों का मोहताज था। किन्नू ने मन ही मन सोचा, कितनी बातें हैं जो कहनी है, पर सही समय, शायद ये सफर ही सही समय है। गाड़ी की लकड़ी चरमराती तो घोड़ों की घंटियां हल्की हल्की बजती। दूर जंगल का साया शुरू हो गया था। यही वो मार्ग था जो जल्दी पहुंचाता, पर रात में यहां से जाना जोखिम भरा माना जाता था। साथ आए बुजुर्गों ने कहा था, रात को जंगल में धुंध हो तो रास्ता भटक जाता है। कुछ ने यह भी फुसफुसा कर कहा, इन दिनों चोरों का गिरोह इसी तरफ घूम रहा है। किन्नू ने वो फुसफुसाहट सुनी, पर उसके चेहरे पर डर टिक नहीं पाया। उसे बचपन से पहेलियां, रास्ते और लोगों के इरादे पढ़ने का शौक था। पिता कहते, किन्नू, तेरा दिमाग तलवार से तेज है। वो मुस्कुरा देती, पर मन में बात बैठ जाती। आज वही तेज दिमाग उसे भीतर भीतर सावधान कर रहा था। जैसे ही काफिला जंगल की सीमा में पहुंचा, कोहरा और घना हो गया। पेड़ों की टहनियां धुंधली परछाइयों की तरह दिखती। हवा में नम घास और मिट्टी की गंध थी। कहीं कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती। काफिले के आगे चल रहा आदमी बार बार घोड़े को धीमा करता, जैसे रास्ता पहचान रहा हो। किन्नू ने ध्यान दिया, रास्ते के किनारे लगी पत्थर की छोटी सी मीनार, जो दिन में साफ दिखती थी, अब धुंध में आधी छिपी थी। पर उसे याद था कि उस मीनार के बाद दाहिने मुड़ते ही एक सूखा नाला आता है और उसके आगे एक पुराना पीपल। उसने वीरेंद्र के कान के पास धीरे से कहा, पीपल के बाद रास्ता दो भागों में बंटता है। बायां रास्ता छोटा है पर दलदल के पास जाता है, दायां थोड़ा लंबा पर सुरक्षित। वीरेंद्र ने पहली बार उसे ऐसे ध्यान से देखा, जैसे किसी शांत झील में अचानक लहर उठी हो। तुम्हें कैसे पता? उसने धीमे स्वर में पूछा। किन्नू ने कहा, मायके आते जाते बचपन में कई बार यही राह ली है। धुंध भले ही आंखें धोखा दे, याददाश्त नहीं देती। पीपल आया, पर वहां एक अनहोनी थी। रास्ता सचमुच दो भागों में बंटता था, पर बीच में ताजे घोड़ों के खुरों के निशान थे। निशान बहुत ज्यादा थे, जैसे कई घोड़े अभी अभी गुजरे हों। काफिले के लोग रुक गए। किसी ने कहा, ये निशान हमारे नहीं हैं। किन्नू ने झुककर मिट्टी देखी। निशानों में मिट्टी अभी नम थी, किनारे टूटे नहीं थे, मतलब बहुत देर नहीं हुई। फिर उसने हवा सूंघी, तेल और धुएं की हल्की गंध। गांव के साधारण यात्रियों के पास ऐसी गंध कहां? उसका मन चौकन्ना हो उठा।
ये चोर हो सकते हैं, उसने सीधे वीरेंद्र से कहा, और वे हमें इस धुंध में घेरना चाहेंगे। हमें वही रास्ता लेना चाहिए जहां वे कम उम्मीद करें। वीरेंद्र ने एक पल सोचा। काफिले के बड़े लोग आपस में बहस कर रहे थे। सीधा चलो, रुको, लौट चलो। पर लौटना भी आसान नहीं था। पीछे भी जंगल, आगे भी जंगल। किन्नू ने धीरे से कहा, कोहरा हमारा शत्रु भी है और मित्र भी। अगर हम चुपचाप बिना शोर किए दाहिने वाले सुरक्षित रास्ते से जाएं और अपनी घंटियां उतार दें तो हम उनकी नजरों से बच सकते हैं। वीरेंद्र ने बिना देर किए आगे वाले आदमी को संकेत दिया। घोड़ों की घंटियां ढीली कर दी गईं। काफिला धीमे धीमे दाहिनी राह पर बढ़ने लगा। पर जंगल की चुप्पी में कहीं दूर से एक सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। फिर किसी के दबे पांवों की सरसराहट। किन्नू की लीड़ में सिहरन दौड़ गई, पर आंखों में भय नहीं, एक अजीब सी स्पष्टता थी। वे पीछे हैं, उसने लगभग बिना होंठ हिलाए कहा। पर अभी उन्होंने हमें देखा नहीं। हमें अपनी ही गति से खेल पलटना होगा। कोहरा और गहरा हुआ, रास्ता संकरा, और उसी रात किन्नू राजपूत के तेज दिमाग की पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जंगल का रास्ता जैसे जैसे भीतर जा रहा था, पेड़ घने होते जा रहे थे। धुंध में हर तना किसी छिपे हुए आदमी जैसा लगता, हर झाड़ी किसी फेंके हुए जाल जैसी। काफिला अब खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था। कोई खांसता तो बाकी लोग उसे घूर देते, चुप, क्योंकि आवाज कोहरा काटकर दूर तक जाती और अनचाहे कानों तक पहुंच सकती थी। किन्नू ने ध्यान रखा कि वे घोड़ों को तेज नहीं दौड़ा रहे थे। तेज दौड़ने से रास्ता भटकने का डर था और आवाज भी बढ़ती, मगर धीमे चलने में खतरा था। अगर चोर पास आ गए तो घेर लेंगे। इस बीच उसे एक और बात खटक रही थी। रास्ते के किनारे किनारे कुछ जगहों पर पत्तों का ढेर अस्वाभाविक ढंग से रखा था, जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें इकट्ठा कर छुपाया हो। उसने अनुमान लगाया ये ढेर शायद गड्ढों को छिपाने के लिए हैं, ताकि गाड़ी फंसे और घबराहट में लोग अपना सामान छोड़ दें। उसने वीरेंद्र के कंधे को हल्के से छुआ। रास्ते के किनारे पत्तों के ढेर मत छूना। आगे की गाड़ी को कहो कि बीच से चले, किनारा दलदली है या गड्ढे हैं। वीरेंद्र ने तुरंत संकेत भेजा। अगली गाड़ी बीच में आ गई। कुछ देर बाद सचमुच एक पहिया किनारे के पास जाते जाते बचा। पत्तों के नीचे नरम मिट्टी थी। अगर पहिया उतरा तो फंसना तय था। काफिले के एक आदमी ने धीमे स्वर में कहा, बहू जी, आपने बचा लिया। किन्नू ने नजरें आगे रखीं। उसने खुद को प्रशंसा में उलझने नहीं दिया। उसका मन कह रहा था, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में दूर से घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी, पर वो आवाज काफिले के घोड़ों की नहीं थी। वो ज्यादा उग्र थी, जैसे किसी ने जानबूझकर घोड़े को चौंकाया हो। फिर दो तीन दबे स्वर, कठोर फुसफुसाते जंगल के भीतर से आए। धुंध में कुछ आकृतियां हिली। काफिले में हलचल हुई। कुछ लोगों के हाथ अपने अपने डंडों पर गए। कोई बोला, भैया, चोर। वीरेंद्र ने फुसफुसा कर कहा, सब शांत हो, कोई जल्दी मत करो। उसकी आवाज में आदेश था, पर घबराहट भी छिपी थी। किन्नू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने कोहरे की दिशा महसूस की। हवा हल्की सी बाईं ओर से आ रही थी। मतलब अगर वे दाहिनी ओर किसी झाड़ी में सूखी घास जलाएं तो धुआं बाईं तरफ फैलेगा और चोरों की नजर भटकेगी। उसे याद आया, उसने अपनी पोटली में घर से दिया हुआ कपूर और माचिस रखी थी। मायके की औरतें बुरी नजर और यात्रा रक्षा के लिए देती थीं। उस समय उसे ये बस रस्म लगा था। आज वो रस्म हथियार बन सकती थी। किन्नू ने वीरेंद्र को बहुत धीरे से कहा, मेरी पोटली में कपूर है। मैं दाहिनी तरफ थोड़ी घास में आग लगा दूंगी, धुआं फैलेगा, वे समझेंगे कि काफिला उधर मुड़ा है। हम बाएं नहीं, सामने की ओर एक छोटे कटाव से निकल सकते हैं, अगर वो कटाव अभी भी खुला है। कटाव? वीरेंद्र ने पूछा। हाँ, किन्नू ने कहा, यहां से कुछ कदम आगे एक पतली पगडंडी है जो मुख्य रास्ते से अलग होकर पुराने कूड़े के पास निकलती है। बचपन में हम वहां से दौड़ कर जाते थे। वो पगडंडी बड़ी गाड़ी के लिए कठिन है, पर अगर हम सबसे कीमती सामान और लोग लेकर अलग हो जाएं, बाकी गाड़ियां पीछे कुछ देर वहीं रहें, तो चूर गलत दिशा में उलझेंगे। वीरेंद्र ने निर्णय लिया। उसने काफिले के मुखिया को संकेत से समझाया। कुछ लोग पीछे की गाड़ियों के साथ रुक गए, ऐसे दिखाने के लिए कि काफिला वहीं है। किन्नू, वीरेंद्र और दो भरोसेमंद आदमी साथ में सबसे जरूरी थैला और कुछ चांदी के सिक्के लेकर आगे बढ़े, बिना आवाज के।
किन्नू ने झुककर दाहिनी तरफ झाड़ियों के पीछे सूखी घास में कपूर के टुकड़े रखे। एक ही तीलियों में आग भड़की नहीं, पर कपूर ने जल्दी पकड़ लिया। हल्का सा धुआं उठा, फिर तेज होने लगा। हवा ने धुएं को बाईं ओर ढकेल दिया, ठीक वहीं जहां से उन्हें चोरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों में जंगल के भीतर हलचल हुई। उधर जैसी दबी आवाजें आईं, घोड़ों की टापें तेजी से उसी दिशा में बढ़ीं। किन्नू ने वीरेंद्र की बाह पकड़कर आगे बढ़ने का संकेत किया। वे तीनों पगडंडी की ओर मुड़े। पगडंडी सचमुच थी, संकरी, कांटों से भरी, पर खुली। वे झुके झुके चल रहे थे। कोहरे में किसी ने पीछा किया तो दिखेगा नहीं, पर रास्ता भी ठीक से दिख नहीं रहा था। ऐसे में किन्नू ने अपनी चूड़ियों को कपड़े से लपेटकर आवाज बंद की और जमीन पर ध्यान दिया। जहां मिट्टी ज्यादा काली थी वहां पानी जमा रहता, जहां घास पीली वहां जमीन कठोर। वो इसी संकेत से कदम रखती गई। अचानक सामने एक सूखी शाखा टूटने की आवाज आई, बहुत पास। किसी ने पगडंडी पकड़ ली थी। किन्नू ने तुरंत जमीन पर एक छोटा पत्थर दाईं ओर फेंका। पत्थर झाड़ी में गिरा, झाड़ी हिली, उधर से किसी ने कदम बढ़ाए। उसी पल किन्नू ने फुसफुसाकर कहा, अब। और वे तीनों उल्टी दिशा में नहीं, सीधे आगे दौड़े। इतना कि आवाज भी कम रहे पर दूरी भी बढ़े। पीछे से किसी आदमी की कर्कश पुकार सुनाई दी, रुको! और कोहरे में एक परछाई उनकी ओर झपटी। किन्नू का दिल धड़का, पर दिमाग शांत रहा। उसने वीरेंद्र से कहा, कुएं तक पहुंचते ही दाहिनी तरफ पत्थर की दीवार है, वहीं छिपेंगे। ये रात अब केवल यात्रा नहीं, ये एक बुद्धि और भय की लड़ाई बन चुकी थी। पगडंडी के अंत में जमीन अचानक समतल हुई। कोहरा यहां भी था, पर पेड़ों की घनता कम होने से धुंध हल्की सी बिखर गई थी। सामने पुराने पत्थरों से घिरा एक कुआं दिखाई दिया। मुंह पर टूटी हुई मुंडेर, पास झुकी हुई रस्सी की लकड़ी और काई लगी दीवारें। किन्नू ने सांस रोकी। ये वही कुआं था जिसके बारे में वो कह रही थी। उसे लगा जैसे बचपन की यादें हाथ पकड़कर आज की मुसीबत से निकलने में मदद कर रही हों। वे तीनों कुएं के पास पहुंचे तो पीछे से कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। चोर अब पगडंडी पर थे। उनके जूतों की चरमराहट और कभी-कभी धातु के किसी हथियार की खनक सर्द रात को और भयावह बना रही थी। वीरेंद्र ने धीरे से कहा, अब क्या? किन्नू ने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा था पर स्थिर। दीवार के पीछे उसने कहा, और एक बात, हम अपनी उपस्थिति का संकेत नहीं देंगे। वे सोचेंगे हम कुएं में कूद गए या आगे निकल गए। उन्हें भ्रम चाहिए। वे दीवार के पीछे दुबक गए। किन्नू ने अपने शाल का सिरा उठाकर जमीन पर फैला दिया ताकि कदमों की सरसराहट कम हो। फिर उसने पास पड़े एक टूटे घड़े को देखा। उसके टुकड़े फैले थे। उसके दिमाग में योजना चमकी। अगर चोर कुएं के पास आए तो वे अक्सर नीचे झांकेंगे, कहीं छिपे तो नहीं। उस वक्त उनकी पीठ दूसरी तरफ होगी। उन्हें उलझाने के लिए एक छोटा सा नाटक काफी होगा। कदमों की आवाज पास आई। धुंध में दो परछाइयां उभरी, फिर तीसरी। 3 आदमी, कंधे पर गठरी, हाथ में लाठी और कमर में चमकती धार। उन्होंने कुएं के पास आकर इधर उधर देखा। एक ने फुसफुसाकर कहा, यहीं कहीं है। धुआं तो उधर था, पर ये लोग इधर कैसे? दूसरे ने झुझलाकर कहा, अक्लमंद है, कोई साथ का होगा, पर भाग कहां जाएंगे? आगे गांव तक यही रास्ता। तीसरा आदमी कुएं के मुंह पर झुका। अरे, यहां कूद गए क्या? उसने नीचे झांका। ठीक उसी क्षण किन्नू ने अपनी मुट्ठी में दबा छोटा पत्थर, जो उसने पहले ही उठा लिया था, धीरे से कुएं के भीतर गिरा दिया। पत्थर गिरते ही गूंजती हुई छप जैसी आवाज आई, मानो कोई भारी चीज पानी में गिरी हो। तीनों चोर चौंके, कूद गए। पहला बोला, पानी होगा। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, नहीं, ये चाल भी हो सकती है। किन्नू ने भीतर ही भीतर मुस्कुराकर अपनी दूसरी चाल तैयार की। उसने घड़े का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे दीवार के दूसरी तरफ बहुत धीरे से सरकाया, बस इतना कि खड़खड़ की हल्की आवाज हो। चोरों का ध्यान बटा। उनमें से एक उस आवाज की ओर घूम गया। वीरेंद्र ने किन्नू की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार स्पष्ट आदर था, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारे साथ में अकेला नहीं हूं। पर खतरा अभी टला नहीं था। तीसरा चोर, जो सबसे ज्यादा सतर्क लगता था, अचानक दीवार के पास आया। उसने जमीन पर पैर घसीटा, जैसे निशान ढूंढ रहा हो। किन्नू की सांस रुक गई। अगर उसने शाल का सिरा देख लिया तो सब खत्म।
किन्नू ने बिना देर किए अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाई और उसे हल्के से हवा में उछाला, सीधे उस आदमी की आंखों की दिशा में नहीं, बल्कि उसके सामने की हवा में। धुंध और मिट्टी मिलकर एक छोटा सा गुबार बना। वो आदमी खांसने लगा और आंखें मसलने लगा। अरे, ये धुंध भी! इसी अवसर का लाभ उठाकर वीरेंद्र ने अपने साथ वाले आदमी को संकेत दिया और वे तीनों दीवार से निकलकर कुएं के पीछे वाले ढलान की ओर खिसक गए। वहां एक सूखा नाला था जिसकी तली में पत्थर थे। पत्थरों पर चलने से पांव की छाप नहीं पड़ती। किन्नू ने यही चुना। वे नाले में उतर गए। पानी नहीं था, पर ठंड इतनी कि पत्थर बर्फ जैसे लग रहे थे। चलते चलते किन्नू का पैर फिसला। उसने संतुलन खोया। वीरेंद्र ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसका स्पर्श सिर्फ सहारा नहीं, भरोसे का वचन था। वहीं ऊपर से चोरों की आवाजें आईं। भाग गए। किधर? नाले में शायद। किन्नू ने वीरेंद्र के कान में कहा। नाले में 2 मोड़ आगे एक जगह पर झाड़ियां हैं। वहां से बाहर निकलकर हम सीधी सड़क पकड़ सकते हैं, पर एक सावधानी, अपनी चाल बदलिए। सीधी रेखा में नहीं चलेंगे। वे पीछा करेंगे तो भ्रमित होंगे। वे आगे बढ़े। पहला मोड़ आया, दूसरा भी। पीछे की आवाजें कभी पास कभी दूर। किन्नू ने धुंध में दिशाएं पढ़ी। हवा, पेड़ों की गंध और दूर किसी गांव के कुत्तों का भौंकना। उसे लगा बस्ती बहुत दूर नहीं। अचानक नाले के किनारे से टॉर्च जैसी तेज रोशनी नहीं, बल्कि जलती मशाल की झिलमिलाहट दिखी। चोरों में से एक ने आग जला ली थी। अब धुंध में परछाइयां और साफ हो सकती थीं। किन्नू ने एक पल सोचा, फिर फुसफुसाई। वीरेंद्र, मैं उन्हें गलत दिशा में भेज सकती हूं, पर इसके लिए आपको मेरी बात पर पूरा भरोसा करना होगा। वीरेंद्र ने बिना सवाल किए कहा, मैं भरोसा करता हूं किन्नू। उस एक वाक्य में दोनों का रिश्ता जैसे एक नई सीढ़ी चढ़ गया। किन्नू ने अपनी आखिरी तीलियां निकाली और अपने दुपट्टे के छोटे से कोने से धागा निकालकर एक छोटी सी गांठ बनाई। योजना उसके मन में पूरी तरह आकार ले चुकी थी। कोहरे की इस सर्द रात में, जहां हर सांस धुंधली थी, किन्नू का दिमाग बिल्कुल साफ था और अब वो केवल बचने नहीं, चोरों को मात देने जा रही थी। नाले के मोड़ पर पहुंचते ही किन्नू ने रुकने का संकेत किया। मशाल की झिलमिलाहट अब साफ दिख रही थी। धुंध में आग की लौ किसी जुगनू की तरह कांप रही थी। किन्नू ने दुपट्टे के कोने में बांधी छोटी गांठ को खोला। उसमें धागा और तीलियां थीं। उसने धागे को पास की सूखी झाड़ियों में फंसाया और तीलियों को उससे जोड़ दिया, ऐसे कि हल्की सी खिंचाव पर तीलियां घिसकर जल उठें। ये एक साधारण सी युक्ति थी, पर सही समय पर यह चमत्कार कर सकती थी। जब मैं संकेत दूं, आप दोनों आगे बढ़ जाइए, किन्नू ने फुसफुसाकर कहा। मैं पीछे से धुआं उठाकर उन्हें उलझाऊंगी। वीरेंद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अकेली? अकेली नहीं, किन्नू ने शांत स्वर में कहा। मेरे साथ धुंध है। वो नाले से निकलकर झाड़ियों की ओट में गई। धागे को हल्का सा खींचा। तीलियां सुलगीं, सूखी पत्तियां जल उठीं और धुआं उठकर हवा के साथ बाईं दिशा में फैल गया, ठीक उसी ओर जहां मशाल की रोशनी थी। किन्नू ने पास की झाड़ी को लात मारी ताकि आवाज उधर जाए, फिर बिना रुके विपरीत दिशा में मुड़ गई। उधर किसी चोर की आवाज आई। धुआं वहीं से उठा है। मशालें उधर बढ़ीं। किन्नू ने तेजी से नाले की तली पकड़ी और पत्थरों पर चलते हुए आगे निकल गई। कुछ ही पलों में वो वीरेंद्र और साथी से जा मिली। तीनों झाड़ियों के पीछे से निकलकर कच्ची सड़क पर आ गए। दूर गांव के कुत्तों का भौंकना साफ सुनाई दे रहा था। यह सबसे अच्छा संकेत था, पर राहत अधूरी थी। पीछे से एक मशाल अलग दिशा में आती दिखी। कोई चोर उनकी चाल समझ गया था। किन्नू ने बिना रुके कहा, अब सीधा नहीं, घुमाव लेकर चलेंगे। मैं रास्ता बताती हूं। वे खेतों की मेड़ों पर चढ़े उतरे, कहीं पुआल के ढेरों के पीछे छिपे, कहीं सिंचाई की नाली पार की। किन्नू ने हर कदम पर जमीन पढ़ी, नमी, घास, ढलान। मशाल की रोशनी कभी पास आती, कभी दूर जाती। अंततः वे गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां एक चौकीदार अलाव के पास बैठा ऊँघ रहा था। वीरेंद्र ने आवाज दी। चौकीदार चौंका, लाठी उठाई। किन्नू ने जल्दी जल्दी सब बताया। चौकीदार ने सीटी बजाई। कुछ ही देर में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मशालें जलीं, शोर हुआ। जंगल की ओर से आती परछाइयां लौट गईं। उस रात आग की रोशनी में वीरेंद्र ने किन्नू की ओर देखा। अब वो सिर्फ दुल्हन नहीं, साथी थी। धुंध छटने लगी थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ कोहरा धीरे धीरे उठने लगा।
खेतों पर ओस चमक रही थी। गांव वालों ने काफिले को सुरक्षित ठहराया। पीछे रुकी गाड़ियां भी शोर सुनकर आगे आ गईं। सामान सुरक्षित था। सबकी आंखों में राहत थी। चौपाल पर चाय बनी। किन्नू ने कप उठाया तो हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, थकान से। वीरेंद्र ने कप थाम लिया। थोड़ा आराम, उसने कहा। शब्द कम थे पर भाव गहरे। बुजुर्गों ने किन्नू की बुद्धि की सराहना की। किसी ने कहा, आज बहू ने सबको बचाया। किन्नू ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसके मन में बस एक बात थी, सही समय पर सही निर्णय। दिन चढ़ते चढ़ते खबर फैली कि जंगल में चोरों का गिरोह था, पर गांव के लोगों की सतर्कता से वे भाग निकले। किन्नू ने वीरेंद्र के साथ बैठकर रास्ते की बातें की। कहां दलदल है, कहां सुरक्षित मोड़ है। ये पहली बार था जब दोनों ने साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी शांति में भी इतना साहस हो सकता है, वीरेंद्र ने कहा। किन्नू मुस्कुराई। साहस शोर नहीं करता, वो बस काम करता है। शाम को काफिला फिर चला, अब उजाले में। जंगल पार हुआ पर डर नहीं था। हर मोड़ पर किन्नू की नजरें थीं, पर मन हल्का था। सूर्य ढलते ढलते वे मायके की सीमा में पहुंच गए। ढोल की आवाज आई, लोग दौड़े, मां की आंखें भर आईं। उस रात आंगन में चांदनी बिछी थी। किन्नू ने आसमान देखा। कल की धुंध जैसे कभी थी ही नहीं। मायके का आंगन परिचित था, पर किन्नू खुद को बदला हुआ महसूस कर रही थी। मां ने आरती उतारी, पिता ने सिर पर हाथ रखा। सबने सुना कैसे जंगल में बुद्धि ने डर को हराया। किन्नू चुप रही। वो जानती थी ये कहानी उसकी नहीं, भरोसे की थी। अगले दिन रिश्तेदार आए, बातें हुई, हंसी गूंजी, पर किन्नू और वीरेंद्र के बीच एक नई भाषा बन चुकी थी, संकेतों की, समझ की। वे बिना कहे समझ लेते। घर आगमन की रस्म पूरी हुई, लौटने का दिन आया। इस बार रास्ता वही था, पर मन अलग। जंगल शांत था, धुंध नहीं थी। किन्नू ने पीपल के पास रुककर देखा जहां से सब शुरू हुआ था। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा, यादों को, धैर्य को और उस रात को जिसने उसे पहचान दी। वीरेंद्र ने कहा, चलें? किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, चलें, अब रास्ते जानते हैं। और गाड़ी आगे बढ़ गई एक नई यात्रा की ओर। मायके से विदा का क्षण फिर आया, पर इस बार विदाई में आंखों की नमी के साथ गर्व की चमक भी थी। किन्नू राजपूत ने आंगन की मिट्टी को छुआ, तुलसी के पास दीपक जलाया और मां की गोद में सिर रखकर कुछ पल ठहरी। पिता ने कहा, बेटी, बुद्धि तब तक धन है जब तक वो विनम्र रहे। किन्नू ने सिर हिलाया। उस रात ने उसे यही सिखाया था। काफिला दिन में चला। जंगल वही था, पर अब उसकी भाषा बदली हुई लगती थी। धूप पत्तों से छनकर गिर रही थी, पक्षियों की आवाजें थीं और रास्ते साफ दिख रहे थे। फिर भी किन्नू की आंखें हर मोड़ पर रुकतीं। वो जानती थी कि खतरे केवल अंधेरे में नहीं होते, वे लापरवाही में भी जन्म लेते हैं। उसने आगे चल रहे आदमी को धीमी गति रखने को कहा और घोड़ों को पंक्ति में रखने का संकेत दिया। वीरेंद्र ने यह सब देखा। उसने पूछा, अब तो उजाला है, फिर इतनी सावधानी? किन्नू ने कहा, उजाला आंखों को भरोसा देता है, दिमाग को नहीं। दिमाग को आदत चाहिए सतर्क रहने की। रास्ते में एक जगह काफिला रुका, पानी पिलाया गया। किन्नू ने पास की जमीन देखी, कुछ जगहों पर हाल की खुदाई के निशान थे। उसने अनुमान लगाया कि चोरों ने भागते समय जाल छिपाने की कोशिश की होगी। उसने सबको किनारे से दूर रहने को कहा। बात सही निकली। एक ढकी हुई खाई मिली। काफिले के लोग एक दूसरे को देखकर चुपचाप किन्नू की समझ की दाद देने लगे। दोपहर तक जंगल पार हो गया, खुला मैदान आया। हवा हल्की थी। किन्नू ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे भीतर की गांठ भी खुल रही हो। वीरेंद्र ने कहा, तुम्हारे साथ चलना आसान हो गया है। किन्नू मुस्कुराई। आसान नहीं, साफ। ससुराल की सीमा पर ढोलक की थाप सुनाई दी। घर की औरतें बाहर आईं। सास ने आरती उतारी, ननदें हंसी मजाक करती रहीं। पर किन्नू की नजरें घर के हर कोने को समझने में लगी थीं। कहां पानी जमा होता है, कहां अंधेरा रहता है, किस कमरे की खिड़की बाहर खुलती है। ये घर अब उसका भी था।
इसकी सुरक्षा और व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी थी। रात को भोजन के बाद बैठक लगी। बुजुर्गों ने जंगल की घटना सुनी। किसी ने कहा, बहू ने साहस दिखाया। किन्नू ने विनम्रता से कहा, साहस अकेला नहीं होता, साथ देने वाले हों तो बढ़ता है। उसने वीरेंद्र की ओर देखा। वो समझ गया। अगले दिनों में किन्नू ने घर की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव सुझाए। अनाज का भंडार सूखा रखने की तरकीब, बाहर के दरवाजे पर रोशनी और रात की पहरेदारी का क्रम। पहले कुछ लोग हंसे, बहू बहुत सोचती है। पर जब एक रात सचमुच संदिग्ध आहट हुई और रोशनी व पहरे से बात संभल गई, तो वही लोग उसकी बात मानने लगे। वीरेंद्र ने कहा, तुम सिर्फ घर नहीं संभाल रही, सोच संभाल रही हो। किन्नू ने उत्तर दिया, घर ईंटों से नहीं, आदतों से सुरक्षित रहता है। सर्दी फिर बढ़ी। कुछ रातों में धुंध लौट आई, पर अब वो डर नहीं लगती थी। किन्नू ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें रास्ते पढ़ना सिखाया, हवा की दिशा, जमीन की नमी, आवाजों का फर्क। उसने कहा, डर से बचना नहीं, समझ से जीतना सीखो। वीरेंद्र ने उसे देखते हुए महसूस किया कि उनका रिश्ता अब बराबरी का है, निर्णयों में, जिम्मेदारियों में। वे साथ बैठकर अगले सफर की योजना बनाने लगे। व्यापार के लिए दूर जाना था, वही जंगल फिर आएगा। पर इस बार तैयारी थी, नक्शा था और अनुभव था। रात को चांदनी में किन्नू ने आंगन में खड़े होकर आसमान देखा। उसे वो रात याद आई, कोहरा, मशालें और कुआं। उसने मन ही मन कहा, धुंध ने मुझे नहीं रोका, उसने मुझे बनाया। वीरेंद्र पास आया। चले? उसने पूछा। किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, चलें, अब धुंध भी साथी है। और कहानी आगे बढ़ने को तैयार थी, नई यात्राओं, नई चुनौतियों और किन्नू राजपूत की अडिग बुद्धि के साथ। सर्दियों की वो सुबह अपेक्षाकृत शांत थी, पर किन्नू राजपूत के मन में एक अनकही बेचैनी थी। ससुराल आए उन्हें कुछ ही सप्ताह हुए थे और अब जीवन अपनी नियमित चाल में लौट रहा था। पुरुष खेतों और व्यापार की तैयारियों में लगे थे, स्त्रियां घर और पशुओं के काम में। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर किन्नू जानती थी, शांति अक्सर आने वाली परीक्षा से पहले ठहरती है। उस दिन गांव की बैठक में यह तय हुआ कि अगले सप्ताह वीरेंद्र को पास के कस्बे जाना होगा। रास्ता वही जंगल वाला था। ये यात्रा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। अनाज और घी बेचने जाना था। बुजुर्गों ने कहा, अब तो उजाला रहेगा, डर किस बात का। कुछ ने हंसकर जोड़ा, चोर भी समझ गए होंगे कि ये इलाका आसान नहीं। किन्नू चुप रही, पर उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे। उसने नक्शा मंगवाया, पुराना, हाथ से बना हुआ। उसने रास्तों को उंगली से टटोला। जंगल के भीतर एक वैकल्पिक मार्ग था, थोड़ा लंबा पर गांवों से जुड़ा हुआ। उसने सुझाव रखा, हम दो टोलियों ने नहीं, एक साथ चलें और वैकल्पिक मार्ग लें। किसी ने कहा, बहू, समय लगेगा। किन्नू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, समय लगेगा पर जोखिम कम होगा। वीरेंद्र ने उसकी बात का समर्थन किया। यह किन्नू की ससुराल में पहली खुली सलाह थी और पहली बार सबकी निगाहें उस पर थीं। थोड़ी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि किन्नू की योजना मानी जाएगी। यात्रा का दिन आया। सुबह धूप थी पर हवा में ठंडक। काफिला निकला। किन्नू ने घोड़ों की काठी जांची, रस्सियां देखीं और सामान का भार बराबर कराया। उसने आगे चलने वालों को संकेत दिए, कहां रुकना है, कहां पानी भरना है, सब कुछ व्यवस्थित था। जंगल में प्रवेश करते ही उसने ध्यान दिया, कुछ जगहों पर हाल की कटाई के निशान थे। पेड़ की छाल ताजा थी। ये सामान्य नहीं था। उसने वीरेंद्र को बताया। उन्होंने गति धीमी कर दी। कुछ दूर आगे उन्हें एक टूटी हुई गाड़ी मिली, खाली पर ताजी। किन्नू समझ गई, ये चेतावनी हो सकती है या फंसाने का तरीका। उसने निर्णय लिया, हम यहीं नहीं रुकेंगे। उसने कहा, पर हम निशान छोड़ेंगे, ऐसे निशान जो बताएं कि हम वापस लौट रहे हैं। उसने कुछ आदमियों से कहा कि वे घोड़ों को मोड़ने के नकली निशान बनाएं और फिर सब ने अचानक दिशा बदली, वैकल्पिक मार्ग की ओर। कुछ देर बाद दूर से आवाजें आईं। कोई उनकी पुरानी दिशा में आगे बढ़ रहा था। योजना काम कर रही थी। किन्नू ने राहत की सांस ली, पर सतर्कता नहीं छोड़ी। शाम ढलते ढलते वे सुरक्षित गांव पहुंचे। व्यापार सफल रहा। लौटते समय भी वही सावधानी बरती गई।
कोई अनहोनी नहीं हुई। रात को आग के पास बैठे वीरेंद्र ने कहा, आज तुम्हारा निर्णय निर्णायक था। किन्नू ने आग की लपटों को देखते हुए कहा, निर्णय वही सही होता है जो डर को समय न दे। उस रात किन्नू ने समझा, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उसकी नई पहचान की पहली परीक्षा थी, जिसे उसने शांत बुद्धि और स्पष्ट निर्णय से पार किया। जंगल अब केवल भय की जगह नहीं रहा था, वो उसके विवेक का आईना बन चुका था। सर्द रात फिर लौट आई थी। ससुराल के आंगन में अलाव जल रहा था, पर किन्नू राजपूत की आंखें आग पर नहीं, लोगों के चेहरों पर थीं। उसे लगता था कि सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं, मौन में कही जाती हैं। पिछले सफर की सफलता के बाद गांव में उसकी समझ पर भरोसा बढ़ा था, पर भरोसे के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, ये वो जानती थी। उसी शाम गांव का एक चरवाहा हाँफता हुआ आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि जंगल की सीमा के पास अजनबी लोगों को देखा गया है। वे सीधे हमला नहीं कर रहे, बस घूम घूम कर रास्ते देख रहे हैं। ये सुनते ही चौपाल में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने कहा डराने की चाल है, कुछ ने लाठी कस ली। किन्नू ने सबकी बातें सुनी, पर बोली नहीं। उसने चरवाहे से केवल 2 सवाल किए, वे कितने थे और हवा किस ओर थी। चरवाहा चौंका, पर उसने जवाब दिया। किन्नू ने मन ही मन अनुमान लगाया, अगर हवा उल्टी दिशा में थी और आवाज फिर भी पहुंची तो लोग पास ही होंगे। उसने धीरे से कहा, हमें शोर नहीं चाहिए, हमें देखना है कि वे क्या देख रहे हैं। लोग हैरान हुए। देखना? हां, किन्नू ने कहा, जो देखता है वही तय करता है। उसने योजना बनाई। रात में 3-3 लोगों की छोटी टोलियां बनेंगी। वे मशाल नहीं जलाएंगे, सिर्फ चांदनी और आंखों पर भरोसा करेंगे। आवाज नहीं, संकेत होंगे। और सबसे जरूरी, कोई वीरता दिखाने नहीं जाएगा। वीरेंद्र ने उसका साथ दिया। टोलियां निकली। किन्नू खुद आनंद में बैठी रही। वो जानती थी कि कभी कभी केंद्र में रहना भी नेतृत्व होता है। उसने रास्तों की कल्पना की, समय का अनुमान लगाया। कुछ देर बाद एक टोली लौटी। उन्होंने बताया, अजनबी लोग दरअसल दूर के सौदागर थे, जिन्होंने जंगल के सुरक्षित मार्ग के बारे में सुना था। वे डर के कारण रात को ही टोहले रहे थे। कोई चोर नहीं, बस अनजान। किन्नू ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत संदेश भेजा, शोर मत करो, संवाद करो। अगली सुबह सौदागरों को चौपाल पर बुलाया गया। बात हुई, रास्ते समझाए गए। गांव की छवि सुरक्षित और समझदार की बनी। वीरेंद्र ने बाद में कहा, अगर कल रात हम शोर करते तो बेवजह दुश्मन बन जाता। किन्नू ने उत्तर दिया, हर परछाई खतरा नहीं होती, मौन से उसे पहचानने का समय मिलता है। उस रात किन्नू ने जाना, बुद्धि केवल संकट में नहीं, शांति में भी काम आती है। और नेतृत्व का असली रूप कभी कभी चुप रहकर सही पल का इंतजार करना होता है। बसंत आने में अभी समय था, पर सर्दी की तीखी रातों के बीच दिन थोड़े नरम होने लगे थे। खेतों में सरसों के पौधे बढ़ रहे थे और गांव की चाल में एक नई ऊर्जा थी। किन्नू राजपूत इस बदलाव को देख रही थी। ऋतु का बदलाव केवल मौसम नहीं बदलता, लोगों के मन भी बदलता है, और मन बदलते हैं तो निर्णयों की आंच बढ़ती है। एक सुबह वीरेंद्र जल्दी लौट आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने बताया कि कस्बे के बाजार में अनाज के दाम गिर गए हैं, पर अगले पखवाड़े में चढ़ने की संभावना है। सवाल यह था, अभी बेचे या प्रतीक्षा करें। गांव के कई लोग तत्काल बेचने के पक्ष में थे। उन्हें नकद की जरूरत थी। कुछ जोखिम लेने को तैयार थे, कुछ नहीं। चौपाल पर बैठक बुलाई गई। बहस तेज थी, आवाजें ऊंची होने लगी। किन्नू चुपचाप सुनती रही। उसे लगा कि ये जंगल वाली रात से अलग नहीं है। यहां भी धुंध है, बस दिखती नहीं। धुंध डर की है, जल्दबाजी की है। उसने बोलने की अनुमति मांगी। स्वर शांत था। हम आधा अनाज अभी बेचें, उसने कहा, और आधा सुरक्षित रखें। पर सुरक्षित रखना सिर्फ गोदाम में नहीं, समय में भी। लोग चौंके। किसी ने पूछा, समय में कैसे? किन्नू ने समझाया, हम अभी के दाम पर कुछ बेचेंगे ताकि घर चले। बाकी के लिए हम 2 काम करेंगे। पहला, अनाज की गुणवत्ता सुधारेंगे।
सुखाना, छानना, पैक करना। दूसरा, कस्बे के अलावा पास के गांव में भी सौदा करेंगे। दाम बढ़े या ना बढ़े, हमारी तैयारी हमें घाटे से बचाएगी। किसी ने तर्क दिया, अगर दाम और गिर गए तो? किन्नू में उत्तर दिया, तब भी आधा बेच चुके होंगे, जोखिम बांटा जाएगा। ये बात लोगों के मन को लगी। निर्णय हुआ, किन्नू की योजना अपनाई जाएगी। अगले दिनों में काम शुरू हुआ। अनाज धूप में फैलाया गया, बोरे बदले गए, नमी जांची गई। किन्नू खुद हर चरण देखती रही। उसने औरतों को साथ जोड़ा। उनकी आंखें तेज थीं, हाथ सधे हुए थे। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये साझेदारी थी। पखवाड़ा बीता, दाम सचमुच बढ़े। तैयार अनाज बेहतर भाव पर बिका। गांव में संतोष फैला। किसी ने कहा, बहू ने समय पकड़ा। किन्नू ने मन ही मन सोचा, समय को पकड़ा नहीं जाता, उसके साथ चला जाता है। उसी शाम एक छोटी सी घटना हुई। एक परिवार ने अपने हिस्से का अनाज समय से पहले बेच दिया था और अब पछता रहा था। किन्नू उनके घर गई। उसने कहा, पछतावा बोझ बनता है, अगली बार योजना में शामिल रहिए। उसने उनके लिए अगली खेप में जगह बनवाई। ये छोटा सा निर्णय था, पर भरोसे को बड़ा करता था। रात को आंगन में बैठी किन्नू ने अलाव की आंच देखी। आग तब तक उपयोगी है जब तक नियंत्रित रहे। जंगल की आग विनाश करती है, चूल्हे की आग भोजन बनाती है। उसने सोचा, निर्णय भी ऐसे ही होते हैं। वीरेंद्र पास आए। आज तुमने गांव का संतुलन साधा, उन्होंने कहा। किन्नू मुस्कुराई। संतुलन ही सुरक्षा है। उस रात किन्नू को नींद देर से आई, पर मन शांत था। उसने समझ लिया था कि जंगल की धुंध से लेकर बाजार की धुंध तक हर चुनौती एक ही बात पूछती है, क्या तुम जल्दबाजी में जलोगे या आंच को काम में लाओगे? और उसने अपना उत्तर चुन लिया था। बसंत की पहली सुबह थी। हवा में हल्की सी गर्माहट आ गई थी और आम के बौरों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। किन्नू राजपूत आंगन में झाड़ू लगाते हुए रुक रुक कर आकाश की ओर देख रही थी। बादल हल्के थे, पर मन में जो बादल थे वे आज साफ होने वाले थे, ऐसा उसे आभास हो रहा था। गांव में आज पंचायत बैठने वाली थी। विषय साधारण नहीं था। पास के दो गांवों के बीच पानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। नहर की एक शाखा दोनों के खेतों तक जाती थी, पर पानी कम पड़ रहा था। पिछले वर्षों में यह बात आपसी समझ से सुलझ जाती थी, पर इस बार आवाजें तेज थीं। बात झगड़े तक पहुंच सकती थी। वीरेंद्र ने किन्नू से कहा, आज पंचायत में कड़ा माहौल रहेगा, शायद तुम्हारा बोलना ठीक न लगे। किन्नू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां डोर टूटने लगे वहां उसे पकड़ने वाला चाहिए, चाहे वो किसी के हाथ में भी हो। पंचायत लगी। दोनों गांवों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। आरोप लगे, तुम लोग रात में पानी मोड़ लेते हो। जवाब आया, तुम लोग पहले ही ज्यादा ले लेते हो। बात बढ़ती जा रही थी। पंच चुप थे, क्योंकि हर बात के पीछे अधूरा सच था। किन्नू ने धीरे से हाथ उठाया। कुछ लोग चौंके, पर अब उसकी बात सुनी जाती थी। उसने कहा, पानी बहता है पर झगड़ा ठहरता है। अगर हम झगड़े को बहने दें तो खेत सूख जाएंगे। उसने प्रस्ताव रखा, हम अगले 10 दिनों तक पानी का समय बांटें। सुबह का पानी एक गांव ले, शाम का दूसरा। इस बीच हम नहर की सफाई और रिसाव रोकने का काम साथ करेंगे। 10 दिन बाद फिर मिलेंगे आंकड़ों के साथ। एक प्रतिनिधि ने कहा, और अगर कोई धोखा दे? किन्नू ने उत्तर दिया, तो धोखा एक गांव का नहीं, भरोसे का होगा, और उसे सब देखेंगे। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर बुजुर्ग पंच ने कहा, बहू की बात में तौल है। निर्णय हुआ, योजना मानी जाएगी। काम शुरू हुआ। दोनों गांवों के लोग पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर नहर की सफाई में लगे। मिट्टी निकली, पत्थर सधे। किन्नू खुद भी उतरी। उसने हाथ गंदे किए ताकि भरोसा साफ रहे। शाम को थकान के बावजूद लोगों के चेहरों पर संतोष था। तीसरे दिन एक छोटी सी परीक्षा आई। शाम के समय पानी देर से छोड़ा गया। फुसफुसाहट शुरू हुई। किन्नू ने तुरंत दोनों ओर संदेश भिजवाया। कारण निकला, लकड़ी फंस गई थी। उसे हटाया गया, पानी बह निकला। झगड़ा टल गया। 10वां दिन आया। पंचायत फिर बैठी। आंकड़े रखे गए, पानी की मात्रा, खेतों की हालत। नहर साफ थी, बहाव बेहतर। दोनों गांवों ने माना, साझेदारी से लाभ हुआ। स्थायी नियम बनाए गए। पंचायत के बाद एक बुजुर्ग महिला किन्नू के पास आई। उसने कहा, बेटी,
तुमने गांठ नहीं बांधी, डोर बांधी है। रात को किन्नू ने दिए की लौ देखी। लौ छोटी थी पर उजाला स्थिर। उसने सोचा भरोसा भी ऐसा ही होता है, बड़ा नहीं पर टिकाऊ। वीरेंद्र ने कहा, आज तुमने 2 गांव जोड़ दिए। किन्नू ने उत्तर दिया, मैंने बस डोर पकड़ ली थी। उस रात किन्नू को नींद जल्दी आ गई। उसे लगा जंगल की रात से लेकर पंचायत के दिन तक हर जगह एक ही सीख है कि जब लोग बंटते हैं तो रास्ते अंधेरे होते हैं, जब जुड़ते हैं तो धुंध खुद हट जाती है। बसंत की नरमी के बीच एक सुबह फिर धुंध उतर आई। ये धुंध सर्दियों जैसी ठंडी नहीं थी पर दृश्य धुंधला कर देने वाली थी। किन्नू राजपूत खिड़की से बाहर देख रही थी। खेतों की मेड़ें धुंधली थीं, पेड़ों की डालियां अधूरी दिख रही थीं। उसे लगा जैसे प्रकृति फिर कोई प्रश्न पूछने आई हो। उसी दिन कस्बे से खबर आई कि जंगल के पार वाले मार्ग पर एक व्यापारी दल लुट गया है। बात फैलते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ ने कहा फिर वही गिरोह लौट आया, कुछ ने डर से अगले सफर रोकने की बात कही। व्यापार रुकना मतलब रोजी पर असर। निर्णय कठिन था। वीरेंद्र ने किन्नू से पूछा, क्या करें? किन्नू ने खबरों को छांटा। उसने पूछा, किस समय लूट हुई? सुबह के कोहरे में। कितने लोग थे? कहते हैं 4-5। हिंसा? नहीं, डराकर सामान ले गए। किन्नू ने निष्कर्ष निकाला, ये पुराने गिरोह की शैली नहीं, वे हिंसा करते थे। ये नया दल है और नए दल सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उसने प्रस्ताव रखा, हम यात्रा नहीं रोकेंगे, हम यात्रा बदलेंगे। योजना बनी। अगला काफिला छोटा होगा पर तेज नहीं, नियमित। समय बदला जाएगा। कोहरे से पहले निकलना, कोहरे में नहीं। साथ में 2 गांव के लोग होंगे और सबसे जरूरी सूचना। हर मोड़ पर संदेश जाएगा। यात्रा के दिन धुंध थी पर हल्की। किन्नू ने आगे चलने वालों को दूरी बनाकर चलने को कहा, इतनी कि एक दूसरे की आवाज पहुंचे पर एक साथ न फंसे। जंगल में प्रवेश से पहले उसने सबको रुकवाया। कान लगाए गए, हवा सूंघी गई, सब शांत। आधे रास्ते में एक संदिग्ध हरकत दिखी, झाड़ियों में हलचल। किन्नू ने तुरंत संकेत दिया। काफिला रुका नहीं बल्कि दिशा बदलकर खुली जगह की ओर बढ़ा। झाड़ियों में से 2 आदमी निकले। उन्होंने पीछा किया पर खुली जगह में उनकी हिम्मत टूट गई। वे लौट गए। काफिला सुरक्षित पहुंचा। खबर फैली, ये गांव आसान नहीं। अगले दिनों में लूट की घटनाएं कम हो गईं। शाम को किन्नू आंगन में बैठी थी। धुंध छट चुकी थी। उसने सोचा, धुंध लौटती है पर हर बार वही नहीं रहती। अगर दृष्टि बदली हो तो धुंध भी मार्ग दिखाने लगती है। वीरेंद्र ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, लगता है, पर डर को दिशा दे ली जाए तो वो सावधानी बन जाता है। धुंध के लौट जाने के बाद गांव की चाल फिर सामान्य होने लगी थी। पर किन्नू राजपूत जानती थी कि सामान्यता ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब सब कुछ ठीक दिखने लगे तब सतर्कता ढीली पड़ने लगती है। उसी समय गलतियां जन्म लेती हैं। वो इस सच को अपने भीतर कसकर पकड़े हुए थी। एक दिन गांव में दूर के रिश्तेदार आए। उनके साथ एक किशोर लड़का भी था, तेज आंखें पर अधीर स्वभाव। उसने जंगल और चोरों की कहानियां सुनी थीं। आग के पास बैठा वो बोला, अगर मैं होता तो सीधे मुकाबला करता, डरने से क्या मिलता है। उसके शब्दों में जोश था पर अनुभव नहीं। किन्नू ने उसकी ओर देखा। उसने डांटा नहीं, बस पूछा, मुकाबला कब? लड़का बोला, जब सामने हो। किन्नू ने शांत स्वर में कहा, और अगर सामने न हो पर आसपास हो? लड़का चुप हो गया। उस रात किन्नू ने एक छोटा सा अभ्यास रखा। उसने युवाओं को बुलाया, कहा, आज हम जंगल नहीं जाएंगे, आज हम सुनना सीखेंगे। सबको आंखें बंद कर खड़ा किया गया। हवा की दिशा, पत्तों की आवाज, दूर के कुत्तों का भौंकना, सब पर ध्यान देने को कहा गया। कुछ हंसे, कुछ झुंझलाए, पर धीरे धीरे सन्नाटा गहरा हुआ। किन्नू ने पूछा, अब बताओ कितनी दिशाओं से आवाज आ रही है? किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4। किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, अब आंखें खोलो। सबने देखा, जो दिशा उन्हें खाली लग रही थी वहीं एक आदमी चल रहा था। सब चौंके। साहस, किन्नू ने कहा, पहले सुनता है फिर चलता है। उसने किशोर से कहा, डर का मतलब पीछे हटना नहीं, डर का मतलब तैयारी है। लड़के की आंखों में झुकाव आया। जोश अब सीख में ढल रहा था। अगले दिनों में किन्नू ने युवाओं के साथ छोटे छोटे दल बनाए।
उन्हें रास्ते पढ़ना सिखाया, निशान, समय, मौन। उसने कहा, यह विद्या हथियार नहीं, विरासत है, इसे बांटो। इसी बीच एक खबर आई, पास के जंगल में एक बूढ़ा लकड़हारा खो गया है। लोग घबरा गए, रात होने वाली थी। कुछ ने कहा सुबह खोजेंगे। किन्नू ने तुरंत निर्णय लिया, अभी। उसने दल बनाए, दिशा बांटी और संकेत तय किए। कोई शोर नहीं, कोई मशाल नहीं, बस चांदनी और समझ। खोज शुरू हुई। किन्नू ने अनुमान लगाया लकड़हारा पानी की ओर जाएगा। दल उधल मुड़े। कुछ दूर एक कमजोर आवाज आई। वे पहुंचे। आदमी थका था पर सुरक्षित। उसे सहारा देकर बाहर लाया गया। गांव में खुशी फैल गई। किशोर लड़का किन्नू के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया, साहस लड़ने में नहीं, बचाने में है। किन्नू ने उसके सिर पर हाथ रखा, और बचाना सबसे बड़ा मुकाबला है। रात को किन्नू ने आंगन में बैठकर आसमान देखा। उसे लगा ये सब उसके अकेले का नहीं, ये उन रातों की देन है जब धुंध में दिमाग साफ रखना पड़ा। ये उन फैसलों की विरासत है जो उसने बांटी, छिपाई नहीं। वीरेंद्र पास आए। आज तुमने साहस आगे बढ़ा दिया, उन्होंने कहा। किन्नू ने उत्तर दिया, साहस रुकता नहीं, वो सिखाया जाता है। उस रात किन्नू को लगा अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो गांव की सांसों में उतर रही थी, और यही सबसे सुरक्षित रास्ता था। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दोपहरें लंबी और थकाने वाली होने लगीं, पर किन्नू राजपूत की दिनचर्या में कोई ढील नहीं आई। उसे अनुभव हो चुका था कि खतरे हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, कई बार वे रोजमर्रा की आदतों में छिप जाते हैं। इसी कारण वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने लगी थी। एक दोपहर उसने देखा कि गांव के पश्चिमी छोर पर रहने वाला एक परिवार बार बार रात में बाहर निकल रहा है। कोई झगड़ा नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस आवाजाही। सामान्य लग सकता था, पर किन्नू को यह असामान्य लगा। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने बस नोट किया समय, दिशा और लौटने की घड़ी। अगले दिन उसने बाजार से लौटते लोगों से सामान्य बातचीत में पूछा, उधर क्या चल रहा है? जवाब टालमटोल वाले थे। किसी ने कहा कुछ नहीं, किसी ने कंधे उचका दिए। मौन गाढ़ा था। किन्नू समझ गई, या तो लोग जानते हैं और कह नहीं रहे, या डर रहे हैं। उसने वीरेंद्र से कहा, आज रात हम पूछेंगे, पर सवालों से नहीं, नजरों से। रात पड़ी, चांद आधा था। किन्नू और वीरेंद्र आंगन में बैठे रहे जैसे रोज बैठते थे। जब वो परिवार निकला, दोनों ने दूरी रखकर पीछा किया, छिपकर नहीं, सामान्य चाल में। वे गांव की सीमा तक गए, फिर खेतों के बीच से जंगल की ओर मुड़ गए। वहां एक अस्थायी झोपड़ी थी, नई पर सादी। किन्नू ने पास जाकर सुना। भीतर फुसफुसाहट थी, पर चोरों जैसी नहीं। स्वर घबराए हुए थे। उसने अनुमान लगाया, ये लोग किसी को छिपा रहे हैं, पर किसे? अचानक झोपड़ी से कराहने की आवाज आई। किन्नू ने बिना देर किए भीतर झांका। एक आदमी पड़ा था, बीमार, जख्मी। परिवार वाले घबरा गए। किन्नू ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। डरो मत, उसने कहा, हम मदद करने आए हैं। पता चला वो आदमी जंगल से गिरकर घायल हुआ था। उसे डर था कि कहीं लोग उसे चोर न समझ लें, इसलिए वे छिपकर इलाज कर रहे थे। डर ने उन्हें अलग थलग कर दिया था। किन्नू ने तुरंत व्यवस्था की। वैद्य बुलाया गया, गांव को बताया गया। आदमी सुरक्षित रहा। परिवार ने राहत की सांस ली। अगली सुबह किन्नू ने चौपाल में कहा, अनदेखा खतरा अक्सर डर से पैदा होता है। डर छिपाता है और छिपाव खतरा बन जाता है। लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने समझा, सुरक्षा केवल पहरे से नहीं, विश्वास से भी बनती है। वीरेंद्र ने कहा, आज तुमने एक गलतफहमी को अपराध बनने से पहले रोक लिया। किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, सुनना हमेशा सबसे पहला इलाज है। गर्मी की उस दोपहर किन्नू ने महसूस किया, धुंध अब बाहर कम, मनों में ज्यादा होती है, और उसे हटाने का तरीका वही है, शांत बुद्धि और खुला संवाद। गर्मी अब अपने पूरे यौवन पर थी। दोपहर की धूप खेतों को तपाती और शामें थकी हुई लौटती। ऐसे समय में लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं, निर्णयों में उतावलापन आ जाता है। किन्नू राजपूत ये भली भांति समझ चुकी थीं कि जब मौसम कठोर हो, तब धैर्य सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसी गर्मी में गांव के कुएं का जल स्तर अचानक गिरने लगा। पहले ये बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली। गर्मी है, पानी कम होगा ही। पर कुछ ही दिनों में स्थिति चिंताजनक हो गई।
सुबह सुबह पानी भरने की लाइनें लंबी होने लगीं। औरतों में बहस होने लगी। किसी ने कहा फलां घर ज्यादा पानी भर रहा है, किसी ने जवाब दिया तुम लोग पहले आते हो। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि बाल्टियां टकरा गईं और शब्द तीखे हो गए। शोर सुनकर किन्नू बाहर आई। उसने दृश्य देखा, थके चेहरे, सूखे कंठ और आंखों में झुंझलाहट। उसने समझ लिया कि समस्या पानी की कमी से ज्यादा धैर्य की कमी की है। उसने तुरंत कुएं पर सबको बैठाया। आवाज ऊंची नहीं की, बस कहा पानी कम है पर समझ अभी बची है। लोग चुप हो गए। किन्नू ने प्रस्ताव रखा, हम समय बांटेंगे। सुबह का समय 3 हिस्सों ने, शाम का 2 हिस्सों ने, और जब तक बारिश ना हो कोई भी अतिरिक्त पानी नहीं भरेगा। किसी ने कहा और अगर कोई नियम तोड़े? किन्नू ने उत्तर दिया तो उसका नाम नहीं, उसका काम बोझ बनेगा, वो खुद समझ जाएगा। साथ ही उसने एक और उपाय सुझाया, हम पास के पुराने तालाब को साफ करेंगे, अकेले नहीं, साथ। कुछ ने संदेह किया, इतनी गर्मी में? किन्नू ने कहा इसीलिए तो अभी। अगले दिन से काम शुरू हुआ। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सब ने मिलकर तालाब से गाद निकाली। धूप में पसीना बहा पर काम रुका नहीं। किन्नू हर दिन समय बांटकर काम करवाती, कोई ज्यादा न थके, कोई पीछे न रहे। उसने पानी की छोटी छोटी बचत के तरीके बताए, रात में बर्तन धोना, पौधों को कम पानी देना। तीसरे दिन तालाब में हल्का सा पानी दिखा। किसी ने कहा यह तो कुछ नहीं। किन्नू ने मुस्कुराकर कहा धैर्य का फल धीरे दिखता है। 5वें दिन पानी और बढ़ा। कुएं पर दबाव कम हुआ। लोगों के चेहरों पर राहत आई, बहसें थमी। जिन हाथों में कल बाल्टियां टकरा रही थीं, वे आज मिट्टी उठाकर तालाब को गहरा कर रहे थे। इसी बीच एक परिवार ने नियम तोड़ा, रात में चुपके से ज्यादा पानी भर लिया। बात फैल रही, लोग गुस्से में थे। किन्नू ने उस परिवार को बुलाया। उसने डांटा नहीं, बस कहा अगर सब ऐसा करेंगे तो पहला सूखेगा वही कुआं जिससे तुम भरते हो। परिवार ने गलती मानी। उन्होंने अगले दिन सबसे पहले तालाब के काम में हाथ बटाया। बात यहीं समाप्त हो गई। शाम को किन्नू तालाब के किनारे बैठी थी। सूरज ढल रहा था, पानी में लालिमा उतर रही थी। वीरेंद्र पास आए। उन्होंने कहा आज तुमने बिना लड़ाई जीती। किन्नू ने उत्तर दिया लड़ाई जीतना आसान है, सबको साथ रखकर जीतना कठिन और जरूरी। उस रात हल्की हवा चली, दूर कहीं बादल गरजे। बारिश नहीं हुई पर उम्मीद हुई। किन्नू ने आसमान देखा। उसे लगा धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो रास्ता बनाता है। और यही रास्ता उसने जान लिया था हर संकट को पार कराने की क्षमता रखता है। शाम ढलते ढलते हवा का मिजाज बदल गया। गर्मी की जकड़न ढीली पड़ने लगी और आकाश पर बादलों की परतें जमने लगीं। किन्नू राजपूत आंगन में खड़ी ये सब देख रही थी। उसने मिट्टी की वो खास गंध महसूस की जो बारिश से पहले उठती है, जैसे धरती खुद सांस लेकर कह रही हो कि अब बोझ हल्का होगा। रात गहराई। दूर कहीं बिजली चमकी। बच्चे डरकर घरों में सिमट गए। बुजुर्गों ने दरवाजे बंद कर लिए। पर किन्नू का मन अस्थिर नहीं हुआ। उसे पता था पहली वर्षा अक्सर परीक्षा भी साथ लाती है। उसने वीरेंद्र से कहा तालाब और नाले देख लेने चाहिए, अचानक पानी आया तो रास्ते टूट सकते हैं। दोनों टॉर्च लेकर निकले। गांव के कुछ युवक भी साथ हो लिए। अभी बूंदें नहीं गिरी थीं पर हवा तेज हो चुकी थी। वे नाले तक पहुंचे तो देखा कचरा और सूखी टहनियां बहाव रोक सकती थीं। किन्नू ने तुरंत काम बांटा, यहां से हटाओ, वहां पत्थर जमाओ, पानी रास्ता ढूंढ लेगा, हम उसे दिशा देंगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते बारिश उतर आई, तेज पर राहत भरी। मिट्टी भीगी, पत्ते चमके, नाले में पानी बढ़ने लगा। साफ किया हुआ रास्ता काम आया। पानी बहता चला गया, कहीं जमा नहीं हुआ। इसी बीच खबर आई कि जंगल की ओर से लौटने वाली पगडंडी पर पानी भर गया है। वहां से देर रात एक परिवार आने वाला था। लोग घबरा गए, अभी कैसे जाएं? किन्नू ने कहा डर से पहले दूरी नापो। उसने अनुमान लगाया पानी कितना बढ़ सकता है, कितनी देर में घटेगा। उसने 2 टोलियां बनाई, एक ऊंची मेड़ से, दूसरी वैकल्पिक रास्ते से। बारिश में भीगे हुए वे आगे बढ़े। रास्ते पर पानी घुटनों तक था पर बहाव तेज नहीं था। किन्नू ने लाठी से जमीन टटोलते हुए कदम रखे। कुछ ही दूर उस परिवार की आवाजें सुनाई दी, घबराई हुई पर सुरक्षित।
उन्हें सहारा देकर गांव तक लाया गया। रात देर तक बारिश होती रही। आंगन में टपकती बूंदों की ताल पर किन्नू बैठी रही। थकान थी पर संतोष भी। उसने सोचा आज धैर्य को उसका फल मिला है। तालाब भरा, नाले बहे और लोग सुरक्षित रहे। वीरेंद्र ने चुपचाप उसके पास बैठकर कहा, आज पहली बारिश ने हमें नहीं डुबोया। किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमने रास्ते पहले से बना रखे थे। भोर में बारिश थमी, आकाश साफ हुआ। तालाब का पानी चमक रहा था। कुएं का स्तर बढ़ चुका था। गांव में खुशी थी पर शोर नहीं, एक शांत कृतज्ञता। किन्नू ने सूरज की पहली किरण देखी और मन ही मन कहा, हर वर्षा नई होती है, पर जो तैयारी करता है उसके लिए वो वरदान बनती है। ये रात उसे याद रहेगी। धैर्य, तैयारी और पहली वर्षा की रात, जिसने सिखाया कि संकट भी सही दिशा पाए तो जीवन बन जाता है। बरसात की बाद की सुबह कुछ अलग ही होती है। हवा साफ, पत्ते धुले हुए और रास्ते नए नए से लगती हैं। किन्नू राजपूत ने आंगन में खड़े होकर वही बदले हुए रास्ते देखे, कल तक धूल से भरे, आज चमकते हुए। पर उसके मन में एक ही बात स्पष्ट थी, राहें बदलती हैं पर मन का स्थिर रहना ही असली ताकत है। गांव में अब आने जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। तालाब भर चुका था, कुएं में पानी था और जंगल का रास्ता सुरक्षित माना जाने लगा था। इसी कारण दूर के व्यापारी फिर आने लगे। पर भीड़ के साथ अव्यवस्था भी आती है, ये किन्नू जानती थी। एक दिन दो काफिले एक ही समय गांव पहुंचे। दोनों को ठहरने, पानी और पशुओं के लिए जगह चाहिए थी। थोड़ी देर में बहस शुरू हो गई। हम पहले आए, हमारे घोड़े ज्यादा हैं, हमने पहले से खबर भिजवाई थी। आवाजें तेज होने लगीं। किन्नू बीच में आई। उसने किसी को चुप नहीं कराया, ना ही ऊंची आवाज में बोली। बस कहा, जो पहले पहुंचा उसे रास्ता मिला, जो बाद में पहुंचा उसे समय मिलेगा। लोग उलझन में पड़े। उसने व्यवस्था सुझाई। गांव को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, पशु, लोग और सामान। हर काफिले को बराबर हिस्सा मिलेगा। पानी समय से, चारा हिसाब से, और सबसे जरूरी, कोई भी फैसला लिखित नहीं, मौखिक भरोसे से होगा। कुछ व्यापारी हंसे। मौखिक भरोसा? किन्नू ने शांत स्वर में कहा, जिस गांव में मौखिक भरोसा न चले वहां व्यापार भी नहीं चलता। व्यवस्था बनी। शाम तक शांति लौट आई। व्यापारी संतुष्ट थे। उन्होंने कहा, यहां रुकना आसान है। उसी शाम एक युवक किन्नू के पास आया। उसने कहा, इतनी भीड़ में आपको डर नहीं लगा? किन्नू ने उत्तर दिया, डर तब लगता है जब मन डगमगाता है। अगर मन स्थिर हो तो भीड़ भी बहाव बन जाती है। रात को किन्नू ने सोचा, जंगल की रातें, पंचायत की बहसें, पानी का संकट, सबने उसे यही सिखाया है कि हालात चाहे जैसे बदलें, मन अगर स्थिर रहे तो रास्ता खुद खुलता है। वीरेंद्र ने कहा, अब लोग तुम्हें रास्ता पूछते हैं। किन्नू मुस्कुराई, क्योंकि मैंने पहले खुद रास्ता ढूंढा था। बरसात की बात की उस रात मेंढकों की टर्राहट और दूर बहते पानी की आवाज के बीच किन्नू को गहरी नींद आई। उसे लगा अब वो सिर्फ यात्राओं से नहीं, लोगों के भरोसे से भी जुड़ी है, और यही भरोसा बदलती राहों में उसका सबसे स्थिर सहारा बनने वाला था। बरसात अब थम सी गई थी, पर उसके बाद की नमी हवा में बनी रहती। गांव की गलियां गीली थीं और पेड़ों की पत्तियां भारी। ऐसे दिनों में बातें कम और भाव ज्यादा होते हैं। किन्नू राजपूत ने महसूस किया कि पिछले कुछ समय से गांव में एक अजीब सा मौन पसरा है। शोर नहीं, पर सवाल हवा में तैर रहे हैं। एक शाम चौपाल पर लोग बैठे थे, पर बातचीत अधूरी सी थी। कोई पूरी बात नहीं कह रहा था। किन्नू ने यह मौन सुना। उसने किसी से सीधे सवाल नहीं किया, बस पास बैठ गई, जैसे रोज बैठती थी। चाय रखी गई, घूंट लिए गए, पर शब्द नहीं आए। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग बोले, बहू, आजकल सब ठीक है, फिर भी मन भारी है। किन्नू ने पूछा, किस बात का बोझ? बुजुर्ग ने आह भरी, डर का। अब रास्ते खुले हैं, लोग आते जाते हैं, कहीं हम वही ना बन जाएं जिससे कभी डरते थे। ये बात गहरी थी। समृद्धि के साथ अहंकार का डर, शक्ति के साथ अन्याय का डर। किन्नू ने समझ लिया, ये जंगल या पानी का संकट नहीं, ये भीतर का संकट है। उसने धीरे से कहा, अगर डर भीतर है तो पहरा भी भीतर ही चाहिए। लोग उसकी ओर देखने लगे। उसने प्रस्ताव रखा,
हम एक नियम बनाएंगे, गांव में जो आएगा उसे पानी और शरण मिलेगी, पर व्यापार और ठहराव में पारदर्शिता होगी, कोई छिपाव नहीं, कोई दबाव नहीं, और अगर कोई गलती करे तो पंचायत में खुले तौर पर बात होगी, पीठ पीछे नहीं। किसी ने पूछा, और अगर हम ही गलत निकले तो? किन्नू ने उत्तर दिया, तो हम ही सुधारेंगे। शक्ति का अर्थ यही है। मौन टूटने लगा, बातें आने लगीं, डर की, उम्मीद की। पहली बार लोग खुलकर बोले। किन्नू ने बीच में नहीं टोका। उसने सीखा था कि जब मौन बोलता है तो उसे पूरा बोलने देना चाहिए। अगले दिनों में नियम लागू हुए। एक व्यापारी ने नियम तोड़ा, रात में चुपके से सामान उतारना चाहा, पकड़ा गया। पंचायत बैठी, कोई शोर नहीं, कोई मारपीट नहीं। बात हुई, गलती मानी गई, दंड तय हुआ। व्यापारी ने स्वीकार किया और माफी मांगी। उस शाम चौपाल पर सुकून था। वही बुजुर्ग किन्नू के पास आए, बोले, आज मन हल्का है। किन्नू मुस्कुराई, क्योंकि मौन ने बात कह दी। रात को किन्नू आंगन में बैठी रही। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। उसने सोचा, हर अध्याय शोर से नहीं बनता, कुछ अध्याय मौन से लिखे जाते हैं और वही सबसे गहरे होते हैं। उस क्षण उसे लगा, उसकी यात्रा अब केवल संकट सुलझाने की नहीं, मूल्यों को थामे रखने की हो चुकी है। यही वो बिंदु था जहां धुंध पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक छट चुकी थी। शरद का आगमन हो चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी और खेतों में फसल पकने लगी थी। सुनहरी बालियां धूप में चमकती तो लगता जैसे धरती ने मुस्कुराना सीख लिया हो। पर किन्नू राजपूत के मन में एक नया प्रश्न आकार ले रहा था, जो संकट से नहीं, सफलता से जन्म लेता है। गांव अब सुरक्षित था, व्यवस्थित था। बाहर से आने वाले लोग कहते, यहां नियम है पर डर नहीं। यही बात किन्नू को सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने वीरेंद्र से कहा, जब सब ठीक चलने लगे तब अगली पीढ़ी के लिए रास्ता तय करना सबसे जरूरी होता है। उसी सप्ताह स्कूल का विषय उठा। गांव के बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते थे, कई बीच में ही छोड़ देते। खेतों और घरों का काम पढ़ाई से भारी पड़ता था। पंचायत में बात आई, पर ठोस निर्णय नहीं बन पा रहा था। खर्च, समय और जिम्मेदारी सबके सवाल थे। किन्नू ने बच्चों को देखा, कोई हिसाब तेजी से जोड़ लेता, कोई रास्तों की दिशा बिना नक्शे के बता देता। उसने कहा, विद्या केवल किताब में नहीं होती, पर किताब विद्या को दिशा देती है। उसने प्रस्ताव रखा, हम शाम की पाठशाला शुरू करें। दिन का काम चलेगा, शाम को सीख, जगह वही चौपाल, शिक्षक हमारे ही लोग, जो जानते हैं वही सिखाएंगे। किसी ने पूछा, और खर्च? किन्नू ने उत्तर दिया, खर्च समय का होगा और समय सबसे सस्ती पूंजी है। शुरुआत धीमी रही। पहले दिन 5 बच्चे आए। किन्नू खुद बैठी, पढ़ाया नहीं, सुनाया, कहानियां, पहेलियां, हिसाब। बच्चों की आंखों में चमक आई। अगले दिन संख्या बढ़ी। सप्ताह भर में चौपाल बच्चों की आवाजों से भर गई। एक दिन वही किशोर जिसने कभी जल्दबाजी की बात की थी, आया और बोला, मैं छोटे बच्चों को गिनती सिखाऊंगा। किन्नू ने मुस्कुराकर जगह दी। विरासत हाथ बदलने लगी थी। महीने के अंत में पंचायत बैठी। सबने माना ये जरूरी है। अनाज से थोड़ा हिस्सा पाठशाला के लिए तय हुआ, जिम्मेदारी बांटी गई। रात को किन्नू ने दीपक जलाया। उसने सोचा, संकट सुलझाना जरूरी था, पर उससे भी जरूरी है ऐसी विरासत छोड़ना जो संकट को जन्म ही न लेने दे। वीरेंद्र ने कहा, अब तुम्हारा काम दिखता नहीं, चलता है। किन्नू ने उत्तर दिया, यही तो विरासत होती है। उस रात शरद की ठंडी हवा में किन्नू को लगा उसकी कहानी अब जंगल और धुंध से आगे निकल चुकी है। वो अब भविष्य की ओर बढ़ रही थी। शरद के बाद सर्दी ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। सुबह की धुंध फिर लौट आई थी, पर इस बार उसमें ठिठुरन कम और ठहराव ज्यादा था। खेतों की फसल कट चुकी थी, अनाज कोठारों में भर गया था और गांव में एक सुकून सा था। पर किन्नू राजपूत जानती थी, जब सब कुछ थम सा जाए तभी नई परीक्षा जन्म लेती है। पाठशाला को शुरू हुए कुछ ही सप्ताह हुए थे कि पहला बड़ा प्रश्न सामने आया, परीक्षा का। बच्चों ने सुना था कि कस्बे में होने वाली परीक्षा पास करने पर आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। उत्साह था, पर डर भी। कई माता पिता हिचक रहे थे, अगर बच्चे फेल हो गए तो खेत का काम छूटेगा, कागज पत्तर कौन देखेगा। चौपाल पर चर्चा हुई,
आवाजें फिर बटने लगीं। किन्नू ने सब सुना। उसने बच्चों की ओर देखा, कुछ आंखें चमक रही थीं, कुछ झुकी हुई थीं। उसने महसूस किया कि ये परीक्षा बच्चों की नहीं, गांव के भरोसे की है। उसने कहा, परीक्षा पास करना लक्ष्य नहीं है, परीक्षा देना साहस है। किसी ने पूछा, और अगर वे असफल हुए तो? किन्नू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो वे असफल नहीं होंगे, वे सीखेंगे। उसने योजना बनाई, बच्चों के लिए समय सारणी बनी, सुबह काम, शाम पढ़ाई, रात दोहराव। उसने माता पिता से कहा, 1 महीना दीजिए, काम का बोझ हम बांट लेंगे। और सचमुच गांव ने बोझ बांटा। किसी ने खेत में हाथ बढ़ाया, किसी ने पशुओं की देखभाल की। पढ़ाई का तरीका भी बदला गया, रटने के बजाय समझ। किन्नू ने जंगल की कहानियों से गणित सिखाया, दूरी, समय, दिशा, पानी के हिसाब से माप। बच्चों को लगा किताबें उनकी अपनी भाषा बोलने लगी हैं। परीक्षा का दिन आया। सुबह धुंध थी, बच्चों के हाथ ठंडे थे पर आंखों में दृढ़ता थी। किन्नू ने उन्हें बस इतना कहा, जो जानते हो वही लिखो, जो नहीं जानते उससे डरना मत। माता पिता दूर से देखते रहे, चिंता और गर्व साथ साथ। दिन ढला, बच्चे लौटे, कोई हंसा, कोई चुप रहा। किन्नू ने किसी से पूछा नहीं कैसा हुआ। उसने जानबूझकर इंतजार चुना। परिणाम आए, सब पास नहीं हुए पर कई हुए, और जो नहीं हुए वे टूटे नहीं। उन्होंने कहा, अगली बार। यही जीत थी। चौपाल पर बैठक हुई। किन्नू ने कहा, आज हमने देखा परीक्षा अंक नहीं, हिम्मत मांगती है। गांव ने सिर हिलाया। निर्णय हुआ, पाठशाला जारी रहेगी और परीक्षा फिर दी जाएगी। रात को किन्नू ने धुंध में दूर तक देखा। उसे जंगल की वो रात याद आई जब हर कदम परीक्षा था। उसने सोचा, परीक्षाएं बदलती हैं पर धैर्य वही रहता है, और वही धैर्य पीढ़ियों को आगे बढ़ाता है। वीरेंद्र ने पास आकर कहा, आज तुमने हार को भी जीत बना दिया। किन्नू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हार तब होती है जब कोशिश रुक जाए। उस रात सर्द हवा के बीच किन्नू को विश्वास हुआ, विरासत सही हाथों में जा रही है और ये यात्रा अब और भी दूर तक जाएगी। सर्दी अपने पूरे शिखर पर थी। रातें लंदी और खामोश हो चली थीं। सुबह की धुंध अब रोज की साथी बन गई थी, कभी हल्की, कभी इतनी घनी के सामने का रास्ता भी धुंधला पड़ जाए। किन्नू राजपूत खिड़की के पास खड़ी उस धुंध को देखती रहती, पर अब उसमें डर नहीं खोजती थी। वो जान चुकी थी, धुंध केवल आंखों को रोकती है, रास्तों को नहीं। इसी मौसम में एक खबर आई जिसने गांव को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। पास के क्षेत्र में एक नया मार्ग बनने वाला था, सीधा, चौड़ा और तेज। व्यापारी उसी मार्ग को अपनाने की बात करने लगे। इसका अर्थ था कि पुराना जंगल वाला रास्ता धीरे धीरे वीरान हो जाएगा। कुछ लोग खुश थे, अब जोखिम कम होगा। कुछ चिंतित, गांव की आमदनी घटेगी। चौपाल पर चर्चा हुई। इस बार आवाजें तेज नहीं थीं, पर मन बटे हुए थे। किन्नू ने सबकी बात सुनी। उसने महसूस किया, ये बदलाव का क्षण है और बदलाव हमेशा निर्णय मांगता है। उसने कहा, नया मार्ग सुविधा देगा, पर पुराना मार्ग पहचान है। किसी ने पूछा, तो क्या करें? किन्नू ने उत्तर दिया, दोनों को जोड़ें। उसकी योजना साफ थी, नया मार्ग अपनाया जाएगा, पर पुराने रास्ते को पूरी तरह छोड़ा नहीं जाएगा। उसे गांव के उपयोग के लिए सहेजा जाएगा, पशुओं के लिए, आपात स्थितियों के लिए और सीख के लिए। उसने कहा, जो रास्ता हमें सिखाता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने संदेह जताया, कौन संभालेगा? किन्नू ने कहा, सब। अगले दिनों में काम शुरू हुआ। पुराने रास्ते के टूटे हिस्से ठीक किए गए, संकेत लगाए गए और पाठशाला के बच्चों को वहां ले जाकर दिशा पहचान सिखाई गई। बच्चों ने सीखा कैसे धुंध में भी निशान पढ़े जाते हैं। ये ज्ञान किताब में नहीं था, पर जीवन में काम आने वाला था। नया मार्ग खुला, व्यापार बढ़ा, गांव को लाभ मिला। पर जब एक रात नए मार्ग पर फिसलन से गाड़ी पलट गई तो पुराने रास्ते ने ही शरण दी। गांव के लोग तुरंत पहुंचे, क्योंकि रास्ता उन्हें आता था। उस रात किन्नू ने धुंध के उस पार देखा, मन की आंखों से। उसने समझा, भविष्य चुनते समय अतीत को साथ रखना ही बुद्धि है। वीरेंद्र ने कहा, आज तुमने संतुलन बचा लिया। किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, संतुलन ही दिशा देता है। सर्द रात में अलाव की आंच धीमी थी पर स्थिर। किन्नू को लगा, अब धुंध चाहे जितनी भी हो, वो उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि रास्ते केवल जमीन पर नहीं होते, वे समझ में भी बनते हैं। सर्दी की एक रात ऐसी भी आती है
जब धुंध केवल हवा में नहीं यादों में उतर आती है। उस रात चांद आधा छिपा था और गांव के बाहर जंगल की परछाइयां लंबी होकर रास्तों पर फैल रही थीं। किन्नू राजपूत आंगन में बैठी अलाव सुलगा रही थी। आग की लौ कभी तेज होती, कभी मंद, जैसे स्मृतियां भी इसी तरह आती जाती हों। आज गांव में एक विशेष आयोजन था। बुजुर्गों ने तय किया था कि जंगल और पुराने रास्तों से जुड़ी कहानियां बच्चों को सुनाई जाएं। ये कोई उत्सव नहीं था, पर उससे कम भी नहीं। किन्नू जानती थी, यादें जब बांटी जाती हैं तब वे बोझ नहीं रहती, मशाल बन जाती हैं। चौपाल पर लोग जमा हुए, बच्चे कंबलों में लिपटे, आंखों में उत्सुकता। बुजुर्गों ने बोलना शुरू किया, कभी सूखे की कहानी, कभी भटके यात्रियों की, कभी उस रात की जब जंगल ने परीक्षा ली थी। किन्नू चुपचाप सुनती रही। उसने महसूस किया कि हर कहानी में डर कम और सीख ज्यादा थी। एक बच्चे ने पूछा, धुंध से डर क्यों नहीं लगता? किन्नू ने जवाब देने से पहले बुजुर्गों की ओर देखा, फिर कहा, क्योंकि डर तब लगता है जब हम अकेले होते हैं। कहानी हमें साथ देती है। उसने बच्चों से कहा कि वे अपनी अपनी छोटी यादें साझा करें। पहली बारिश, पहली परीक्षा, पहली रात की चौकीदारी। हंसी भी आई, चुप्पी भी, पर हर स्मृति ने समूह को और करीब कर दिया। उसी बीच एक वृद्ध ने कहा, किन्नू बहू, तुम्हारी वो रात जब जंगल में धुंध थी, वो भी तो कहानी है। किन्नू ने सिर झुकाया। वो मेरी नहीं, उसने कहा, हम सबकी कहानी है। उसने उस रात की बात कही, पर साहस का ढिंडोरा नहीं पीटा। उसने सिर्फ तैयारी, सुनने और भरोसे की बात की। बच्चों ने ध्यान से सुना। किसी ने कहा, हम भी सीखेंगे। कार्यक्रम के अंत में अलाव की मशालें जलाई गईं। हर बच्चा एक छोटी मशाल लेकर कुछ कदम चला। प्रतीक था कि यादें आगे बढ़ रही हैं। किन्नू ने देखा मशालें कांप रही थीं, पर बुझ नहीं रही थीं। रात गहराई, धुंध भी थी, पर रास्ते रोशन थे। किन्नू ने मन ही मन सोचा, स्मृतियां जब साझा होती हैं तो भविष्य अंधेरे में नहीं चलता, वो मशाल की तरह राह दिखाती हैं। वीरेंद्र ने पास आकर कहा, आज तुमने समय को जोड़ दिया। किन्नू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समय जुड़ता है जब यादें सौंपी जाती हैं। उस रात धुंध के बीच जलती मशालों की रोशनी में किन्नू को लगा, अब उसकी कहानी हवा में नहीं बिखरेगी, वो लोगों के हाथों में सुरक्षित आगे बढ़ेगी। सर्दी अब ढलान पर थी। सुबह की धुंध पतली होने लगी थी और धूप में हल्की गर्माहट लौट आई थी। खेतों में नई तैयारी शुरू हो चुकी थी। बीज छांटे जा रहे थे, हल दुरुस्त किए जा रहे थे। गांव की चाल में फिर से गति थी। किन्नू राजपूत ये सब देखती हुई समझ रही थी कि समय एक और मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां काम केवल करना नहीं, सौंपना भी होता है। पिछले महीनों में लोग हर छोटे बड़े निर्णय के लिए किन्नू की ओर देखने लगे थे। ये भरोसे का संकेत था, पर साथ ही एक खतरा भी। अगर हर बात उसी पर टिक जाए तो बाकी हाथ सुस्त हो सकते हैं। ये बात उसे भीतर से कचोट रही थी। एक दिन उसने वीरेंद्र से कहा, अगर मैं ना रहूं तो क्या होगा? वीरेंद्र ने चौंक कर देखा, तुम क्यों नहीं रहोगी? किन्नू ने शांत स्वर में कहा, मैं रहने या ना रहने की बात नहीं कर रही, मैं निर्भरता की बात कर रही हूं। उसी सप्ताह पंचायत बुलाई गई। विषय कोई संकट नहीं था, बस भविष्य। किन्नू ने साफ कहा, अब कुछ जिम्मेदारियां बांटने का समय है। लोग हैरान थे। किसी ने कहा, पर आप ही तो सब संभाल लेती हैं। किन्नू मुस्कुराई, संभालना मेरा काम नहीं होना चाहिए, सिखाना होना चाहिए। उसने प्रस्ताव रखा, 3 समितियां बनेंगी, एक रास्तों और यात्राओं की, दूसरी पानी और खेती की, तीसरी पाठशाला और सीख की। हर समिति में अलग अलग उम्र के लोग होंगे, युवा, अनुभवी और बुजुर्ग। निर्णय अकेले नहीं, मिलकर होंगे। पहले संकोच हुआ। लोग जिम्मेदारी से डरते हैं क्योंकि वो जवाब मांगती है। किन्नू ने कहा, गलती करना अनुमति है, सीखना जरूरी। समितियां बनी। पहली बैठकें लड़खड़ाई, बहस हुई, समय लगा। किन्नू जानबूझकर पीछे रही। उसने सलाह तभी दी जब मांगी गई। कुछ लोगों को लगा कि अब पहले जैसा नहीं रहा, पर धीरे धीरे बातें जमने लगी। लोग सुनने लगे, तौलने लगे।
एक दिन रास्तों वाली समिति ने जंगल के एक हिस्से में संकेत बदलने का फैसला लिया, गलत जगह पर। परिणाम हुआ, एक काफिला भटक गया। लोग घबराए, किन्नू के पास आए। उसने पूछा, तुमने क्या सीखा? उन्होंने कहा कि बिना देखे निर्णय नहीं। किन्नू ने कहा, तो अब ठीक करो। गलती सुधारी गई। अगली बार संकेत सही लगे, आत्मविश्वास लौटा। रात को किन्नू आंगन में बैठी थी। उसे लगा जैसे वो धीरे धीरे पीछे हट रही है, पर असल में आगे बढ़ रही है। उसने समझा, जिम्मेदारी तब पूरी होती है जब वो उत्तराधिकार बन जाए। वीरेंद्र ने कहा, आज तुमने खुद को कम किया। किन्नू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने गांव को बड़ा किया। उस रात बिना किसी घोषणा के एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, और किन्नू जानती थी यही स्थायित्व की असली पहचान है। सर्दी की आखिरी रात थी। हवा में अब वो तीखापन नहीं था, पर ठंड की एक हल्की परत अब भी बनी हुई थी, जैसे मौसम भी विदा लेने से पहले ठहरकर पीछे मुड़कर देख रहा हो। गांव शांत था। अलाव कम जले, दरवाजे जल्दी बंद हुए। किन्नू राजपूत आंगन में अकेली बैठी थी, शॉल कंधों पर डाले, आंखें आसमान की ओर। आज उसे जंगल की वो पहली रात याद आ रही थी। कोहरा, चोरों की आहट और निर्णयों का भार। कितना कुछ बदल गया था, पर वो रात जैसे भीतर कहीं सुरक्षित रखी हुई थी। उसने महसूस किया कि कुछ रातें जीवन से जाती नहीं, जीवन बन जाती हैं। उसी शांति को एक धीमी सी आवाज ने तोड़ा। बाहर के रास्ते से किसी के चलने की आहट आई। किन्नू चौंकी नहीं, उसने ध्यान से सुना। कदमों की चाल भारी नहीं थी, नहीं चोरी छिपे। ये थकी हुई चाल थी। उसने दीपक उठाया और दरवाजे तक गई। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कपड़े मैले, आंखों में थकान, पर चेहरा शांत। उसने कहा, बेटी, रास्ता पूछने आया हूं। सुना है यहां धुंध में भी लोग भटकते नहीं। किन्नू ने उसे भीतर बुलाया, पानी दिया, आग के पास बैठाया। उसने पूछा, कहां जाना है? बूढ़े ने कहा, जहां से आया था, पर रास्ता भूल गया हूं। किन्नू समझ गई, ये केवल जगह का रास्ता नहीं था। उसने कहा, सुबह होने दो, उजाला बताएगा। बूढ़ा मुस्कुराया, उजाला बाहर नहीं, भीतर चाहिए। रात गहरी हुई। दोनों आग के पास बैठे रहे। किन्नू ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसने सीखा था, हर कहानी सवाल से नहीं खुलती। कुछ देर बाद बूढ़ा खुद बोला। उसने अपने जीवन के मोड़ बताए, गलत फैसले, जल्दबाजियां और पछतावे। उसने कहा, मैं हर बार धुंध से लड़ता रहा, समझता रहा कि जीत जाऊंगा। किन्नू ने शांत स्वर में कहा, धुंध से लड़ते नहीं, उसमें रुकते हैं ताकि दिशा दिखे। भोर होने लगी, ठंड हल्की पिघली। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, आज रास्ता मिल गया। किन्नू ने पूछा, कौन सा? वो बोला, जो पीछे नहीं, आगे ले जाता है। वो चला गया। किस दिशा में, ये किन्नू ने नहीं देखा। उसे जानने की जरूरत भी नहीं थी। उसने दीपक बुझाया और आसमान की ओर देखा। पहली रोशनी फैल रही थी। वीरेंद्र आकर उसके पास खड़े हुए। कुछ बदला सा लग रहा है, उन्होंने कहा। हां, सर्दी जा रही है। उस रात किन्नू ने समझा, हर सर्द रात का अंत उजाले से नहीं, स्वीकार से होता है, और जब स्वीकार आ जाता है तो धुंध खुद पीछे हट जाती है। ये सर्दी की अंतिम रात थी, पर यात्रा की नहीं। बसंत की पहली सुबह ने दरवाजे पर दस्तक दी। हवा में ठंड का भार नहीं था, बल्कि एक हल्की सी नमी और नई पत्तियों की खुशबू थी। पेड़ों पर कोंपलें फूट आई थीं और पक्षियों की आवाजें पहले से अधिक जीवंत लग रही थीं। किन्नू राजपूत ने आंगन में कदम रखा तो उसे लगा जैसे धरती ने लंबी सांस लेकर नया अध्याय शुरू किया हो। गांव में भी हलचल बढ़ गई थी। हल खेतों में उतरने वाले थे, बीज बोने की तैयारियां चल रही थीं। समितियां अपने अपने काम में जुटी थीं। अब निर्णय एक व्यक्ति के नहीं, समूह के होते थे। किन्नू ये सब दूर से देख रही थी, बीच बीच में सलाह देती, पर नेतृत्व थामे बिना। ये उसके लिए आसान नहीं था, पर आवश्यक था। उसी दिन पाठशाला के बच्चों ने एक छोटी सी सभा रखी।
उन्होंने तय किया था कि वे अपने सीखे हुए पाठ बुजुर्गों को सुनाएंगे। चौपाल फिर बच्चों की आवाजों से भर गई। किसी ने दिशा पहचान पर कविता सुनाई, किसी ने पानी बांटने का हिसाब समझाया। किन्नू की आंखें नम हो गईं। ये वही ज्ञान था जो जंगल की धुंध में काम आया था, अब शब्दों में ढलकर आगे बढ़ रहा था। सभा के अंत में एक बच्ची ने पूछा, किन्नू दीदी, अगर फिर धुंध आ गई तो? किन्नू ने मुस्कुराकर कहा, तो हम रुकेंगे, सुनेंगे और साथ चलेंगे। शाम को गांव के बाहर नए मौसम की पहली आंधी आई। तेज नहीं, बस धूल उड़ाने वाली। कुछ पल के लिए दृश्य धुंधला हुआ, लोग दरवाजों पर रुके, फिर सब सामान्य हो गया। किन्नू ने सोचा, ये प्रकृति की याद दिलाने वाली दस्तक थी कि बदलाव चलता रहेगा। रात को उसने वीरेंद्र के साथ बैठकर आने वाले महीनों की बात की। बीज, पानी, रास्ते, पढ़ाई। बातचीत में कोई हड़बड़ी नहीं थी। दोनों जानते थे कि अब काम की गति स्थिर है। सोने से पहले किन्नू ने दीपक बुझाया। बाहर अंधेरा था पर भीतर उजास। उसने मन ही मन कहा, हर मौसम अपनी परीक्षा लाता है, पर जिसने धैर्य और समझ को साथ रखा उसके लिए हर दस्तक अवसर बन जाती है। बसंत की ये पहली रात शांत थी और किन्नू जानती थी यात्रा आगे बढ़ रही है, पर अब वो अकेली नहीं चल रही। बसंत अब पूरी तरह फैल चुका था। सरसों के पीले फूल खेतों में मुस्कुरा रहे थे और हवा में मिट्टी व हरियाली की मिली जुली खुशबू थी। सुबह की धुंध अब कभी कभार ही आती और जब आती भी तो कुछ देर में सूरज की किरणों से पिघल जाती। किन्नू राजपूत ने महसूस किया कि जैसे प्रकृति भी उसे धीरे धीरे विदा का संकेत दे रही हो, धुंध का, डर का और परीक्षाओं के उस लंबे दौर का। इसी समय एक अंतिम घटना घटी जो किसी बड़े संकट जैसी नहीं थी, पर सीख में गहरी थी। जंगल के पुराने रास्ते पर गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते आगे निकल गए। अचानक धुंध घिर आई, हल्की पर भ्रम पैदा करने वाली। बच्चों ने रास्ता खो दिया। शोर मचाने के बजाय वे वहीं रुक गए जैसा उन्हें सिखाया गया था। गांव तक खबर पहुंची। लोग घबराए पर अफरा तफरी नहीं हुई। रास्तों वाली समिति सक्रिय हुई। युवाओं की टोली निकली। किन्नू भी साथ चली, पर आगे नहीं, पीछे। उसने देखा कैसे संकेत समझे जा रहे हैं, कैसे हवा की दिशा पढ़ी जा रही है, कैसे बच्चों की आवाजों को पहचाना जा रहा है। कुछ ही समय में बच्चे मिल गए, डरे हुए पर सुरक्षित। एक बच्चे ने कहा, हमने वही किया जो सिखाया गया था। किन्नू की आंखें भर आईं। ये धुंध का अंतिम पाठ था और परीक्षा भी। गांव लौटकर किन्नू ने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस कहा, आज सीख काम आई। बुजुर्ग बोले, अब धुंध डराती नहीं। रात को किन्नू अकेली उस जगह तक गई जहां कभी पहली बार कोहरा घिरा था। उसे जंगल शांत लगा, न मित्र न शत्रु। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा उन रातों को जिन्होंने उसे गढ़ा। वीरेंद्र ने पास आकर कहा, लगता है तुम्हारा काम पूरा हुआ। किन्नू ने उत्तर दिया, काम कभी पूरा नहीं होता, बस सही हाथों में चला जाता है। उस रात उसने चैन की नींद ली। उसे लगा धुंध ने जो सिखाना था सिखा दिया। अब वो केवल मौसम का हिस्सा थी, भय का नहीं। बसंत ढलने लगा था। खेतों की हरियाली अब गहरी हो चुकी थी और हवा में परिपक्वता का स्वाद था, जैसे हर चीज अपने अपने स्थान पर आकर ठहर गई हो। गांव में अब शोर कम और लय अधिक थी। लोग जानते थे कब बोलना है, कब रुकना है। यही लौटता हुआ सन्नाटा था, डर का नहीं, संतुलन का। किन्नू राजपूत ने महसूस किया कि लोग अब उसकी ओर सलाह के लिए नहीं, सहमति के लिए देखते हैं। निर्णय पहले से बनकर आते, वो बस उन्हें एक जगह जोड़ देती। ये बदलाव सूक्ष्म था पर गहरा। उसने समझ लिया, जब समुदाय खुद सोचने लगे तब नेतृत्व मौन में उतर जाता है। उसी समय एक प्रस्ताव आया। कस्बे से एक अधिकारी गांव आया और बोला कि यहाँ की व्यवस्था को उदाहरण के रूप में दर्ज किया जाएगा। कागज, मुहर, बयान सब चाहिए थे। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ सशंकित। किन्नू ने अधिकारी की बातें सुनी, फिर कहा, जो हमारे काम को कागज में बांध दे वो उसे सीमित भी कर देता है। अधिकारी ने पूछा, तो आप नहीं चाहती कि पहचान बने? किन्नू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहचान तब टिकती है जब वो रोजमर्रा में जी जाए। चर्चा हुई,
अंततः तय हुआ कि नियम लिखे जाएंगे, पर कठोर नहीं होंगे। वे दिशा निर्देश होंगे, आदेश नहीं। ये संतुलन ही गांव की पहचान बन गया। शाम को किन्नू अकेली नदी किनारे गई। पानी शांत बह रहा था। उसे याद आया पहली बार उसने धुंध में पत्थर फेंका था। रास्ता बदला था। आज कोई पत्थर नहीं चाहिए था। बहाव खुद रास्ता बता रहा था। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, दीदी आज सब शांत है। किन्नू मुस्कुराई। शांति तब आती है जब सब सुनना सीख लेते हैं। रात को गांव में दीपक कम जले, पर उजाला पर्याप्त था। सन्नाटा गहरा था, पर भारी नहीं। ये वही सन्नाटा था जो काम पूरा होने पर लौटता है। वीरेंद्र ने कहा, अब तुम्हारी जरूरत कम होगी। किन्नू ने उत्तर दिया, और यही सबसे बड़ी जरूरत है। उस रात किन्नू ने समझा, यात्रा का अंत शोर में नहीं, सन्नाटे में लिखा जाता है। और यही सन्नाटा बताता है कि रास्ता अब खुद चल रहा है। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैला। ये कोई विशेष सुबह नहीं थी, न ढोल, न घोषणाएं, न उत्सव। फिर भी किन्नू राजपूत को लगा कि ये उसकी यात्रा की सबसे पूर्ण सुबह है। हवा में स्थिरता थी, खेतों में काम की नियमितता और गांव की चाल में आत्मविश्वास। यही वो क्षण था जब कहानी शोर से नहीं, शांति से पूरी होती है। किन्नू आंगन में खड़ी थी। उसने देखा लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई रास्ते की समिति से सलाह ले रहा था, कोई पानी के बंटवारे पर चर्चा कर रहा था, कोई पाठशाला के बच्चों को लेकर योजना बना रहा था। कहीं भी उसका नाम नहीं लिया जा रहा था, और यही उसे सबसे अच्छा लगा। उसे जंगल की वो रात याद आई। सर्दी, धुंध, चोरों की आहट और वो पहला निर्णय। तब उसने केवल बचने की सोची थी। आज वो देख रही थी कि वही निर्णय एक संस्कृति बन चुका है। सोचने की, रुकने की और साथ चलने की संस्कृति। चौपाल पर बच्चों ने आज बिना बुलाए बैठक रखी। वे अपने अनुभव साझा कर रहे थे कि किस रास्ते पर पानी ज्यादा है, किस समय हवा बदलती है, किस जगह धुंध जल्दी बैठती है। किन्नू दूर बैठी सुनती रही। उसने कुछ नहीं जोड़ा, कुछ नहीं सुधारा। ये ज्ञान अब उसका नहीं था। दोपहर को वीरेंद्र उसके पास आए। आज कुछ कहना नहीं है? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। किन्नू ने सिर हिलाया। आज सुनने का दिन है। शाम को वो उसी पीपल के पास गई जहां से कभी जंगल का रास्ता दो भागों में बढ़ता था। अब वहां साफ संकेत थे, पगडंडियां स्पष्ट थीं। उसने हाथ जोड़कर उस जगह को प्रणाम किया। ये केवल रास्ता नहीं था, ये उसकी दीक्षा स्थली थी। सूरज ढला। आकाश पर हल्की सी धुंध फिर उभरी, पर अब किसी ने परवाह नहीं की। लोग जानते थे रात बीतेगी, उजाला आएगा। धुंध अब परीक्षा नहीं, मौसम थी। रात को किन्नू ने दीपक जलाया और फिर बुझा दिया। उसे लगा अब उजाले को दीपक की जरूरत नहीं, वो लोगों के भीतर बस चुका है। वीरेंद्र ने अंतिम बार पूछा, अब आगे? किन्नू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब सब आगे। और इसी उत्तर में कहानी पूरी हुई। एक दुल्हन के घर आमद से शुरू होकर धुंध, जंगल और चोरों से गुजरती हुई एक ऐसे उजाले पर आकर ठहरी जो किसी एक का नहीं, सबका था। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके एहसास आपके दिल में अभी भी जिंदा रहेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। अगली कहानी तक मीठे सपनों के साथ विदा लेते हैं।